चलो मैं एक कंपनी में काम कर रहा हूँ। कंपनी बोलती है कि सर साल का आप 30 डेज छुट्टी ले सकते हो, कुछ भी हो सकता है, 30 नहीं बोलता हूँ, सुनो, साल में 25 दिन आप छुट्टी ले सकते हो। कितना? 25। अब मैंने 25 दिन छुट्टी, मैं और मेरा दोस्त दोनों सेम कंपनी में काम कर रहे हैं, दोनों को बोला है कि साल में 25 दिन छुट्टी लोगे तो पगार काटेंगे नहीं, बराबर। एक साल में कितना? 25 दिन। अब मैंने पूरे साल में 25 दिन छुट्टी ले ली एग्जैक्ट, तो मेरा कोई पगार नहीं कटा, मुझे जितना सैलरी बोला था उतना पूरा दिया। मेरे दोस्त ने सिर्फ 20 दिन छुट्टी ली। कितना? 20 दिन। तो उसका कितना छुट्टी बचा? 5 दिन ना, 25 में से 5 दिन बच गया, बराबर है। हाँ, अभी 5 दिन जब बचा उसको, तो उसको भी उतना ही सैलरी मिला जितना मुझे मिला, बिकॉज कंपनी ने 25 दिन लीव लेने बोला था। तो लीव अलाउड कितना है अपने ऑफिस में? 25 डेज, बराबर है। मैंने कितना छुट्टी अवेल कर लिया? 25। लीव अवेल 25 डेज है, तो मेरे पास कोई छुट्टी बची नहीं है, तो मेरा तो केस ही खत्म हो गया। अरे बोलो यार, कितना छुट्टी अलाउड था? 25, मैंने ले लिया 25, तो मेरे पास कोई छुट्टी बची नहीं है, तो लीव क्रेडिट पे मेरे पड़ा हुआ है 0, तो कुछ नहीं, मैटर ही क्लोज हो गया। मेरे दोस्त ने 25 दिन छुट्टी बोली थी, 20 दिन ली, 5 दिन एक्स्ट्रा काम किया, अरे बराबर है। अब कंपनी ने इसको बोला कि सर आपकी गलती, हमने तो ना ऑफिस आने बोला था, हमने तो बोला था 25 दिन छुट्टी ले लो, तो वो लीव जो है वो लैप्स हो गया। चलो, लीव जो है वो लैप्स हो गया, तो कोई पैसा ही नहीं मिला, तो टैक्स वैक्स आने का सवाल ही नहीं उठता है। क्या पैसा नहीं मिला तो टैक्स आने का सवाल ही नहीं उठता है। अब है ना, अगर सपोज ऐसा कंपनी करने लग गई, जो मोस्टली करते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कंपनी वाला बोलते हैं ऐसे तो कोई भी एम्प्लॉय मोटिवेटेड नहीं होएगा टू वर्क एक्स्ट्रा। मतलब अगर सपोज अभी मेरे दोस्त को छुट्टी नहीं चाहिए, बट उसको मालूम है कि 5 दिन का तो एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिल रहा है, ना तो लीव कुछ होने वाला है, तो वो क्या करेगा? नहीं चाहिए तो फोकट में लीव लेके घर पे बैठा रहेगा, अरे बराबर ना। तो बहुत सारी कंपनी क्या करती है, बोलते हैं कि सर जो 5 दिन का छुट्टी आपका बाकी है ना, उसका आप पैसा ले लेना। सो उसको बोलते हैं लीव एनकैशमेंट। क्या बोलते हैं? लीव एनकैशमेंट। तो आपको छुट्टी चाहिए तो छुट्टी लो, जैसे नीरज पूरा 25 दिन छुट्टी ले रहा है, एक्स्ट्रा पैसा नहीं देंगे। अगर आपने छुट्टी नहीं लिया तो एक कंपनी बोलती है कि भूल जाओ, तुम्हारी गलती, तो भूल जाओ, तो मैटर ही खत्म हो गया। एक कंपनी बोलती है एक छुट्टी नहीं लिया तो एक्स्ट्रा पैसा देंगे, तो जो एक्स्ट्रा पैसा मिला उसको बोलते हैं लीव एनकैशमेंट। क्या बोलते हैं? लीव एनकैशमेंट। इतना पॉइंट पहला तो समझा। अब लीव एनकैशमेंट कभी मिल रहा है? प्राइवेट सेक्टर में 99.999, सुन रहे नहीं हो? कितना? 99.999999% में ड्यूरिंग द सर्विस ही होता है। ड्यूरिंग द सर्विस मतलब बिफोर रिटायरमेंट ही मिलता है। कभी मिलता है? बिफोर रिटायरमेंट। बिफोर रिटायरमेंट, बराबर है। मैं बोल रहा हूँ 100% भी बोलोगे तो चलेगा। तो ये फुल्ली टैक्सेबल है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को बिफोर रिटायरमेंट मिला, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को बिफोर रिटायरमेंट मिला। बिफोर रिटायरमेंट कुछ भी मिलेगा, क्या होता है? फुल्ली टैक्सेबल। क्या होता है? फुल्ली टैक्सेबल। अरे यार समझ रहा है क्या? और प्राइवेट सेक्टर कभी ऐसा नहीं बोलता है कि 5 दिन कैरी फॉरवर्ड करो, फिर क्या, सुन रहे हो कि नहीं यार? बराबर है। गवर्नमेंट में होता है कि इन लोग को आफ्टर रिटायरमेंट भी मिलता है। कितना छुट्टी बाकी था मेरे दोस्त का? तो गवर्नमेंट बोलता है कि 5 दिन आपको चाहिए तो पैसा आज लेके जाओ, नहीं तो आप कैरी फॉरवर्ड करो। नेक्स्ट ईयर में वापस 25 दिन छुट्टी था, मेरे दोस्त ने 20 ले लिया, तो नेक्स्ट ईयर में 10 दिन छुट्टी बची, तो पहले वाले साल का 5, अभी वाले साल का 10, टोटल 15। थर्ड ईयर में और 5 छुट्टी उसकी बची, 20। सुन रहे हो क्या? ऐसे कर करके उसने 15 साल गवर्नमेंट में काम किया, और उसका टोटल लीव बचा एट दी एंड, जब रिटायरमेंट ले रहा था, सपोज बचा उसका 95 डेज। कितना? तो जब रिटायरमेंट लेगा उस टाइम पे गवर्नमेंट 95 डेज का एक साथ सैलरी आपका दे देगा। कोई सुन रहा है क्या? सो आपके पास गवर्नमेंट में ऑप्शन है, प्राइवेट वाला नहीं देता है, बट लॉ थियोरेटिकल तो है। सो अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को रिटायरमेंट के बाद लीव सैलरी मिल रहा है, इट इज फुल्ली एग्जेम्प्ट, बिकॉज गवर्नमेंट अमाउंट अनलिमिटेड देता या लिमिटेड? तो पैसा अनलिमिटेड में। इतना पॉइंट समझ रहा है क्या? अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, कौन है? सो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है, उसको अगर लीव सैलरी रिटायरमेंट पे मिला, तो एग्जेम्पशन तो गवर्नमेंट बोलता है हम लोग को देना पड़ेगा, बट एग्जेम्पशन पूरा देंगे या लिमिटेड? वाई लिमिटेड? पैसा अनलिमिटेड मिलता है। अरे यार इसमें तो क्या है, गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉय को भाई एक लिमिट देता है, मतलब 10 महीना, 12 महीना, 1 साल का सैलरी रिटायरमेंट पे देंगे। यहाँ पे तो क्या होएगा, यहाँ पे तो आप छुट्टी लेगा ही नहीं, कोई छुट्टी नहीं लेगा, और रिटायरमेंट पे 3 साल का सैलरी एक साथ मिलेगा, और बोलेगा 3 साल का सैलरी पूरा एग्जाम करो।
तो इसलिए गवर्नमेंट बोलता है लिमिट तो लगाना पड़ेगा, हमेशा फॉर्मूला सेम है। बोलो फिर मैक्सिमम यहाँ पे दिया हुआ है 25 लाख, ग्रेचुटी में मैक्सिमम कितना था और यहाँ पे कितना है 25 लाख, HRA में कितना था 50 या तो 40% ऑफ सैलरी, बिकॉज उधर घर रेंट का अमाउंट फिक्साइज नहीं हो सकता है और हमेशा फॉर्मूला रहता है। यहाँ पे दो फॉर्मूला है। गवर्नमेंट बोलता है प्राइवेट सेक्टर को एग्जेम्पशन तो देंगे बट 10 महीने की सैलरी से ज्यादा एग्जेम्पशन नहीं देंगे। कितना? सो 10 मंथ्स इंटू एवरेज मंथली सैलरी, 10 मंथ्स इंटू क्या बोला है बराबर है कितना महीना मैक्सिमम है 10 मंथ्स मैक्सिमम। मतलब क्या, मेरे दोस्त ने पहले साल में 5 दिन का छुट्टी नहीं लिया, दूसरे साल में 10 दिन का नहीं लिया, टोटल 15 हो गया, तीसरे साल में 25 पूरा नहीं लिया, टोटल 40 हो गया। ऐसे करते 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 20 साल के बाद जब लीव जमा हुई, कितनी जमा हुई 500 दिन हो गई, कितनी या राउंड ऑफ के लिए 600 दिन कर रहा हूं, तो 600 दिन हो गए तो कंपनी तो उसको 20 महीने का सैलरी देगा। कितना महीने का? 20 मंथ्स। बट गवर्नमेंट बोलता है एग्जामिशन 10 महीने से ज्यादा नहीं मिलेगा। कितने महीने से ज्यादा? कितना दिन का छुट्टी मेरे दोस्त का बाकी था? 600 दिन। एक दिन में, एक महीने में 30 दिन होते हैं, तो 600 मंथ्स में 20 मंथ्स का छुट्टी उसको कंपनी देगी। तो जो एक्चुअल अमाउंट है कंपनी 20 महीने के हिसाब से देगी, बट एग्जामिशन सिर्फ कितने महीने के लिए मिलेगा? 10 महीना। कितने महीने के लिए? नहीं समझा। सो 10 मंथ्स फिक्स है, वो अमाउंट चेंज, वो मंथ चेंज नहीं होएगा। और लीव क्रेडिट इनटू एवरेज मंथली सैलरी विच एवर इज लोअर। सबका लॉजिक है। प्लीज बोलो, मेरी कंपनी ने बोला है कि साल में 50 दिन छुट्टी ले सकते हो। अपना ऐसा कंपनी है, बोलता है कैजुअल यार हम लोग तो काम दे देते हैं, तुम ये काम इतने दिन में कर देना, हो गया जल्दी हो गया तो छुट्टी ले लो, नहीं हुआ तो मत लो। कोई सुन रहा है क्या? तो ऐसे करके 50 दिन का एक छुट्टी अलाउ किया है। कितना? 50 दिन है तो कंपनी 50 दिन का छुट्टी देगी। एक साल में 50 दिन है, 2 सुन रहे हो क्या? तो अपने को जो एक्चुअल अमाउंट मिलेगा वो 50 दिन के हिसाब से मिलेगा। किसके? 50 दिन। बट ये जो लीव क्रेडिट लास्ट वाला है ना, गवर्नमेंट बोलता है अज्यूम करना है मैक्सिमम 30 डेज लीव अलाउड। क्या वाला? मैक्सिमम 30 डेज लीव अलाउड। तो कंपनी तुमको 50 दिन के हिसाब से देगी, बट हम लोग एग्जेम्पशन 30 डेज के हिसाब से निकालेंगे। कितने दिन के हिसाब से निकालेंगे? 30 डेज। वापस से पूछ रहा हूं, आंसर बोलोगे क्या क्या एग्जेम्प्ट है? एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड मैक्सिमम 25 है, और मंथ में मैक्सिमम 10 मंथ्स इंटू एवरेज मंथली सैलरी। और क्या बोला? लीव क्रेडिट कितने महीना, कितने डेज के हिसाब से? 30 डेज। तो एग्जेम्पशन निकालते वक्त कितना छुट्टी बाकी है वो 30 डेज मैक्स लेके करना है। कंपनी जितना देगी उतना देगी, अपने को 30 डेज मैक्स लेके करना है, विच एवर इज लोअर। फटाफट बोलो। सैलरी मीन्स basic salary plus the others allowances in terms plus fixed percentage turnover commission। एवरेज मतलब कितने महीने का एवरेज? 10 मंथ्स। बट डिफरेंस है यहाँ पे 10 मंथ्स प्रिसीडिंग द डेट ऑफ रिटायरमेंट है। क्या बोला? 10 मंथ्स प्रिसीडिंग द डेट ऑफ रिटायरमेंट। मजा नहीं आ रहा है। क्वेश्चन 4 लाइन नंबर 2 का लास्ट पढ़ो ना। क्वेश्चन 4 में लाइन नंबर 2 का लास्ट, रिटायरमेंट ऑन December 31 मिला। और क्वेश्चन नंबर 7 में फर्स्ट लाइन का लास्ट, रिटायर्स ऑन November 20 मिला। बेटा उधर November 20 को रिटायरमेंट लिया था, तो अपन ने लिया था अक्टूबर तक, वो ग्रेचुटी था। यहाँ पे December 31 को रिटायरमेंट लिया तो December 31 तक का लेना है। इधर जो रिटायर, अगर 14 दिसंबर होता तो अपन 14 दिसंबर तक लेते। कोई सुन रहा है क्या? यहाँ पे प्रिसीडिंग द डेट ऑफ रिटायरमेंट है, उधर प्रिसीडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट था। किधर? ग्रेचुटी में मंथ था, इधर क्या है? डेट है। वो डिफरेंस है दोनों में, बाकी कुछ नहीं है। दैट्स इट। लिखो प्लीज। ग्रेचुटी में लिखना है तो लिख दो ना। एवरेज लिखा था, एवरेज ऑफ 10 मंथ्स लिखाया था मैंने, एवरेज ऑफ 10 मंथ्स लिखो ना। ग्रेचुटी वाले में जाके लिख दो एवरेज सैलरी shall be रेड पेन से 10 months average preceding the रेड पेन से month of retirement, preceding the month of retirement।
लिखा है, फाइन। फिर ये कॉपी करो, नया पॉइंट लेके। नया हेडिंग दो रेड पेन से, लीव सैलरी, लीव सैलरी, और फिर ये कॉपी करना। बोलो, समझता है क्या क्या हो रहा है? yes. कोई कॉपी कर रहा है? हाँ, हमेशा एवरेज मंथली सैलरी 10 मंथ्स का आएगा। हाँ, वो अलग, मतलब अल्टीमेटली सेम ही आएगा। 10 महीने का जो लास्ट 10 महीने का सैलरी है वो आंसर आ गया, तो एवरेज है, बट वो 10 मंथ से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले एवरेज निकाल, फिर 10 से मल्टीप्लाई कर, और एवरेज 10 मंथ्स का ही। क्या? हाँ, उतना ही है, एग्जाम्पल था, 25 एग्जाम्पल था। अपने को कंपनी ने 25 दिन बोला था तो राइट था, अगर 45 डेज बोलता तो 30 डेज के हिसाब से निकालना पड़ता। लिखा? हाँ, 1 ईयर का 30 डेज, मैक्सिमम 30 डेज अ ईयर लिख सकते हो, मैक्सिमम 30 डेज पर एनम लिख दो, पीए, मैक्सिमम 30 डेज पर एनम। लिखा है? नोट 1 करके लिखो, नोट 1, नोट 1। सैलरी मीन्स बेसिक सैलरी प्लस DA in terms plus fixed percentage turnover commission,
नेक्स्ट एवरेज शैल बी, एवरेज शैल बी, एवरेज शैल बी, नेक्स्ट नोट नंबर 2, हाँ, एवरेज शैल बी एवरेज ऑफ 10 months salary, एवरेज ऑफ 10 months salary, रेड पेन से, प्रिसीडिंग द डेट ऑफ रिटायरमेंट, प्रिसीडिंग द डेट ऑफ रिटायरमेंट, प्रिसीडिंग द डेट ऑफ रिटायरमेंट। नेक्स्ट क्या लिख रहे हो? नोट नंबर 3, नोट नंबर 3, फ्रैक्शन ईयर इन सर्विस शैल बी इग्नोर्ड, फ्रैक्शन ईयर इन सर्विस shall be ignored, fraction year in service shall be ignored, shall be ignored, मतलब हाँ, 4 साल 4 महीना काम किया तो 4, 4 साल 8 महीना किया तो भी 4, फ्रैक्शन ईयर इग्नोर करना है। क्वेश्चन नंबर 4, X was employed by PQR Limited up to March 15, 2008. Thereafter, he joined ABC Private Limited and received 4,12,200 as leave salary at the time of retirement on December 31, 24. Determine the amount of taxable leave salary. Underline the word taxable leave salary. So बेटा पहले देखूंगा leave salary receive कितना हुआ है, कोई सुन रहा है क्या? माइनस उसमें से लीव सैलरी एग्जेम्प्ट कितना है, अरे बोलो यार, विल गिव मी व्हाट, टैक्सेबल वैल्यू ना। तो अब जब आपको मालूम है एग्जेम्पशन का फॉर्मूला है तो पहले सम क्या पढ़ोगे, सीधा फॉर्मूला लिखो, क्या आता है, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड मैक्सिमम 25 lakhs, फिर क्या था 10 months इंटू एवरेज मंथली सैलरी, और एक बचा लीव क्रेडिट इनटू एवरेज मंथली सैलरी, विच एवर इस क्या लिखोगे, लोअर, बराबर है, निकाल के दो आंसर प्लीज। एक्चुअल अमाउंट तो लिखा होएगा, मिला फर्स्ट सेकेंड लाइन में लिखा था, देयर आफ्टर ही जॉइन एबीसी प्राइवेट लिमिटेड एंड रिसीव 4,12,200 एज लीव सैलरी, मिला, तो वो तो अपने को मिल गया, सिर्फ 2 पॉइंट फाइंड आउट करके दो प्लीज।
आंसर आया तो बोलो, डन बोलना, सिर्फ सिर्फ डन बोलो, आंसर नीचे। कोई बोलेगा? हो गया? आंसर बोलो ना। एवरेज सैलरी ड्यूरिंग 10 मंथ्स दिया है, मार्च से जुलाई, तो मार्च अप्रैल मई जून जुलाई 5 महीने का 22,600 था। सो 22,600 इंटू 5 मंथ्स एंड 22,900 इंटू रिमेनिंग 5 मंथ्स बराबर है, टोटल बोलो कितना है? 2,27,500। ये बेसिक आ गया। ड्यूरेशन ऑफ सर्विस दिया है, लीव एंटाइटलमेंट दिया है, लीव अवेल्ड दिया है, लीव क्रेडिट उसने फाइंड आउट करके दिया है, उसके हिसाब से 18 महीने का लीव जो बाकी था। लीव पेड उसने दिया है 4,12,200 कहां से आया? तो सिर्फ बेसिक दिया है ना, डीए दिया ही नहीं है। तो डिवाइडेड बाय 10 मंथ्स अगर मैं करूं तो 22,750 पर मंथ आ जाएगा एवरेज मंथली सैलरी। नहीं समझा? सो 10 इंटू 22 कितना? ये आ गया सॉरी कितना, 10 इंटू 22,750, ये आ गया 2,27,500। अरे यार यस और नो यार, कितने लोगों का मिस्टेक है? ये तो राइट है ना, सेम ही तो था। अच्छा, लीव क्रेडिट बराबर है, मेरे को बोलता है यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ सर्विस, लीव एंटाइटलमेंट। लीव एंटाइटलमेंट मतलब मैं एक साल में इतना छुट्टी ले सकता हूं, कितना ले सकता हूं? 45 बट मुझे लेना है 30 डेज। अरे सुन रहे हो क्या? कंपनी पैसा किसके हिसाब से देगी? 45, बट एग्जेम्पशन 45 के हिसाब से मिलेगा, एग्जेम्पशन 30 के हिसाब से। तो एक साल में पर एनम में 30 डेज के हिसाब से निकालूंगा। नंबर ऑफ ईयर्स इन सर्विस बेटा आपको दिया है 14। नंबर ऑफ ईयर्स 14 साल मैंने कंपनी में काम किया है, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूं आप लोगों का लीव एंटाइटलमेंट जिंदगी भर में आप कितनी छुट्टी ले सकते थे? 420 डेज। मैंने कितना छुट्टी लिया? लीव अवेल्ड वाइल इन सर्विस 90 डेज। बेटा लीव अवेल्ड में 90 डेज पर एनम दिया या लीव अवेल्ड वाइल इन सर्विस बोला है? मतलब 14 साल में से मैंने 90 डेज छुट्टी लिया है बस। तो 420 अलाउड था मेरे को, लिया 90 दिन, तो 330 डेज का लीव आज भी मेरे पास क्रेडिट पे पड़ा हुआ है। एक महीने में 30 डेज होते हैं, तो 330 डेज में कितने महीने हो जाएंगे? सो डिवाइड बाय अगर 30 करोगे, सो लीव क्रेडिट 11 महीना आपके पास पड़ा हुआ है। तो जब आपने रिटायरमेंट लिया, कंपनी बोलती है कि नीरज एक साल में 45 दिन छुट्टी ले सकता है, तो कंपनी जो पैसा देगी 45 के हिसाब से देगी, बट एग्जेम्पशन 45 के हिसाब से मिलेगा 30। मजा नहीं आ रहा है, 45 या 30? कितना साल काम किया? 14 ईयर्स। तो पूरे 14 साल में 420 दिन छुट्टी ले सकता हूँ, 90 दिन लिया, 330 दिन मेरे पास लीव क्रेडिट पड़ा है, तो 11 महीने का लीव मेरे पास पड़ा हुआ है। तो जब रिटायरमेंट लूंगा तो 11 महीना इंटू 22,750 कितना बराबर है? विच एवर इज लोअर चाहिए, लोअर 227,500 है, सो ये एग्जेम्प्ट हो गया एंड बैलेंस विल बी द टैक्सेबल वैल्यू। बोलो कितने लोगों का राइट आंसर था पूरा? कितने लोगों ने लीव क्रेडिट मंथ में निकाला था? 11 मंथ आया था।
11 मंथ आया था, तो फिर क्या मिस्टेक किया? 11 नहीं आया था, कितना आया था? डायरेक्ट 30 से उन लोग ने देखो ना नीचे लास्ट लाइन, सेकंड लास्ट लाइन देखो, 14 इंटू 45 दिख रहा है। यस उन कंपनी ने 14 साल लिया, 45 डेज माइनस 90, तो उन लोग को 18 महीना आया क्या लेके? 45, बट अपने को 45 लेना है 30। अगर वो 25 के हिसाब से अगर वहां पे 9 महीना आता एग्जाम्पल, तो अपन सीधा 9 महीना ले लेते। 25 होता तो राइट होता, 45 है इसलिए अपने को 30 लेना पड़ा। कॉपी करो प्लीज। ये बाजू में लास्ट क्या? हाँ बाद में। कितना साइड बाकी है? बस अभी हो गया, लास्ट उधर ही लिखो। एक साइड बाकी है तो भी उधर ही लिखो, 2 साइड बाकी है तो भी उधर ही लिखो। आ जाएगा क्या एग्जाम में मार्क्स यार? पढ़ते नहीं हो तुम लोग यार। शाम को भी लेक्चर है क्या पूछो? शाम को रखना है? मैं सुबह ले सकता हूँ 7 दिन नेक्स्ट वीक से, शाम को नहीं ले पाऊंगा। तो सुबह 5-6 दिन ले लूंगा नेक्स्ट वीक से। शाम को लेना है? हाँ नहीं, मैं सुबह ही ले पाऊंगा। हाँ तो सुबह 5 दिन 6 दिन ले लूंगा नेक्स्ट वीक। 10 के बाद भी तो तुम्हारा लेक्चर होता है ना 10 के बाद? हम लोग का डायरेक्ट अकाउंट्स? अच्छा तुम लोग जाते हो फिर नहीं शर्मा सर बैठा है वापस से? एक्स बड़ा है तो वो थोड़ा जल्दी हो जाएगा तो लास्ट में पढ़ने के लिए टाइम ये वीक मेरा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा बाकी सब जगह, तो नेक्स्ट वीक से तुम लोग को 11 बजे तक ले लूँगा, और 7 से 11 ऑलमोस्ट 5 या 6 दिन, 5 दिन तो ले लूँगा मिनिमम। हटाओ इतना ऊपर वाला। ऊपर वाला कोई कॉपी कर रहा था? नहीं पेंसिल दो ना, पेंसिल।
हम्म हम्म हाँ, बट 30 डेज के हिसाब से आ रहा है ना, तो चलेगा। वो अपना कितना था? हाँ, तो वो अभी देख, वो फॉर्मूला विच एवर इज लोअर वाले में 11 मंथ्स और 10 मंथ्स में आंसर कौन सा लोअर आया? 10 months. तो वो बाय डिफॉल्ट फॉर्मूला में 10 मंथ्स लोअर ही आएगा। सो अगर ये 9 मंथ्स होता ना तो लास्ट वाला डी लोअर आता। ये 11 मंथ्स है इसलिए बाय डिफॉल्ट 10 मंथ्स, मतलब फॉर्मूला में आएगी अपने आप ही, ऑटोमेटिक आ गया। लेना है। हटाओ, नहीं बोलो। एक छोटा सा पॉइंट पढ़ो ना, पेज नंबर 7.28 पे, 7.28 पे लास्ट में दिया है लिस्ट ऑफ परक्यूजिट वाला, मिला? 7.28 पे लास्ट में दिया है लिस्ट ऑफ परक्यूजिट, एकदम लास्ट में मिला। वहां से लेके 7.29 पूरा पढ़ो प्लीज, वहां से लेके 7.29। ये बात कर रहा है लेट डी एम की, इसकी बात चल रही है, लेट डी एम बराबर है। अपन ने पढ़ा था कि मेडिकल में इतना टैक्स आएगा, 15,000 सॉरी, वो 4 जगह पे फुल्ली एग्जेम्प्ट है, बाकी फुल्ली टैक्सेबल है। बाहर गया तो ऐसा वैसा, अरे याद है क्या? लीव ट्रैवल में फर्स्ट क्लास एसी कोच एग्जेम्प्ट है, ये सब गवर्नमेंट बोलता है वो सब एग्जेम्प्ट है, अगर नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉई है तो। कौन है तो? सो आप पे बोला लिस्ट ऑफ परक्यूजिट टैक्सेबल ओनली फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉई एंड नॉट फॉर नॉन स्पेसिफाइड। एग्जाम में कभी नॉन स्पेसिफाइड का सम नहीं आएगा, बट अगर एमसीक्यू टाइप में पूछा तो पढ़ा रहा हूं, बराबर है। नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए लेट डीएम पूरा एग्जेम्प्ट है। क्या एग्जेम्प्ट है? एल मतलब पढ़ो, बोलो क्या है? सॉरी क्या बोला? लीव ट्रैवल कंसेशन, कोई सुन रहा है क्या? उसके बाद ई मतलब क्या है? एजुकेशन फैसिलिटी। टी मतलब ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, बराबर है। डी मतलब डोमेस्टिक सर्वेंट, बराबर है। एम मतलब मेडिकल फैसिलिटी, मिल रहा है कि नहीं यार? और एक एम है क्या? क्या है? मोटर कार फैसिलिटी। कोई सुन रहा है क्या? क्या आएगा? हाँ वो बता दो, बराबर। और एक है आपका गैस वाटर इलेक्ट्रिसिटी। कोई सुन रहा है क्या? तो वो गैस वाटर इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअली काम का नहीं है, इसलिए लिखा नहीं है, T1 ही है। या तो ऐसा करना है तो ऐसा कर दो। सुन रहे हो क्या? काम का नहीं है गैस वाटर इलेक्ट्रिसिटी, तो नहीं हटा रहा हूँ। लेट डीएम, कोई सुन रहा है?
एल मतलब लीव ट्रैवल कंसेशन, टी मतलब ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, ई मतलब एजुकेशन फैसिलिटी, डी मतलब डोमेस्टिक सर्वेंट, एम मतलब मेडिकल फैसिलिटी और एम मतलब मोटर कार। ये अगर नॉन स्पेसिफाइड को दिया तो एग्जेम्प्ट है, स्पेसिफाइड को दिया तो जो अपन ने पढ़ा उतना, वो मेडिकल में क्या था, मोटर कार में वो 1800 2400, बट अगर वो नॉन स्पेसिफाइड को देगा तो एग्जेम्प्ट है। अब वो कुछ काम का ही नहीं है, क्यों काम का नहीं है, नीचे पढ़ो ना। स्पेसिफाइड एम्प्लॉय मतलब डायरेक्टर एम्प्लॉय, आगे मत पढ़ो। पॉइंट नंबर 2, एम्प्लॉय हैव सब्सटैंशियल इंटरेस्ट, मतलब ऐसा एम्प्लॉय जिसका 20% शेयर है कंपनी के अंदर। एंड थर्ड पॉइंट बोलता है सैलरी ऑफ 50,000 मिला बेटा, 50,000 पर एनम है, तो तुमको लगता है 50,000 पर एनम डिवाइड बाय 12 करो, मतलब एग्जेम्प्ट है वही एम्प्लॉय को जिसका सैलरी 4,100 है पर मंथ। जो एम्प्लॉय का सैलरी 4,000 एक महीने का, उसको आपको लगता है कंपनी कार देगी, घर का डोमेस्टिक सर्वेंट देगी, सवाल ही नहीं उठता है, कोई सुन रहा है क्या? तो इसलिए वो वेस्ट है, सिर्फ थियोरेटिकल है, बराबर है। लिखो ना, नोटबुक में ऐड करो प्लीज। इसको अगर तुम लोग को सारा ऐड करना है तो इसको गेट डीएम कर सकते हो तुम लोग। जी मतलब गैस वाटर इलेक्ट्रिसिटी, ई मतलब एजुकेशन फैसिलिटी, टी मतलब ट्रांसपोर्ट और लीव ट्रैवल का टी, लीव ट्रैवल अलाउंसेस का टी, डी मतलब डोमेस्टिक और एम मतलब मोटर कार, एम मतलब मेडिकल। तो गेट डीएम कर दो, सारे आ जाएंगे, बराबर है। सो लिखो ना, रेड पेन से लिखो, जो पेजेस बाकी उधर लिखना, रेड पेन से क्या लिखोगे, ऐसा लिखो ना, जनरल नोट, जनरल नोट, हाँ जनरल नोट लिखो। फॉलोइंग perquisites will be, following perquisites will be, वहां से 2 एरो, taxable, following perquisite will be taxable, उसी के नीचे या सेम पॉइंट में लिखो, if received by specified employee, if received by specified employee। सेकेंड एरो पे क्या, exempt if received by non specified employee, exempt if received by non specified employee। लिखा। नेक्स्ट लाइन पे रेड पेन से लिखो, गेट डीएम, गेट डीएम, जी डैश क्या था, गैस वाटर इलेक्ट्रिसिटी, गैस वाटर इलेक्ट्रिसिटी, ई डैश एजुकेशन फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटी, टी डैश लीव ट्रैवल कंसेशन, लीव ट्रैवल कंसेशन, अगेन टी डैश ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, डी डैश डोमेस्टिक सर्वेंट, डोमेस्टिक सर्वेंट, एम डैश बोलना पड़ेगा यार, मेडिकल फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी एंड मोटर कार, एंड मोटर कार लिखा है। नेक्स्ट लाइन पे लिखो, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय मीन्स, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय मीन्स, पॉइंट नंबर ए डायरेक्टर एम्प्लॉय, डायरेक्टर एम्प्लॉय, पॉइंट नंबर बी क्या, employee who have 20% or more, 20% or more voting power,
20% or more voting power. And next, employee drawing red pen से cash salary in excess of 50,000, cash salary in excess of rupees 50,000. समझ रहा है क्या? फाइन, आंसर बोलोगे क्या? प्रोफेशनल टैक्स इन बहुत सारे स्टेट्स में, ऑलमोस्ट सब स्टेट में एप्लीकेबल है, तो अब आंसर बोलो ना, प्रोफेशनल टैक्स। हाँ, पर क्या लिख रहे हो? प्रोफेशनल टैक्स बेटा कंपनी या तो मुझे बोलते नीरज तू भर देना, बट 90% ऑफ एम्प्लॉय भरते नहीं है, तो फिर वो फालतू में बैड डेट्स होता है, इंटरेस्ट लगता है, सब लगता है। तो बहुत सारी कंपनी बोलती है कि हम लोग तेरे बिहाफ से भर देंगे और सैलरी में से काट देंगे। तो या तो एम्प्लॉई, क्या बोला? अगर सिर्फ एम्प्लॉय प्रोफेशनल टैक्स भर रहा है तो अपने सैलरी में से माइनस हो जाएगा, वो याद है ग्रॉस में से 3 माइनस करते हैं ना, तो प्रोफेशनल टैक्स माइनस हो जाएगा। बट अगर तुम लोग एम्प्लॉयर भर रहा है तो एम्प्लॉयर ने तुम्हारा पैसा भरा तो पहले सैलरी में ऐड होएगा फिर लेस होएगा, पहले सैलरी में और फिर लेस होएगा, मतलब नेट इफेक्ट 0 हो गया। तुमने भरा नहीं तो डिडक्शन नहीं मिलना चाहिए, तो नेट इफेक्ट विल बी 0। याद होएगा। तो प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन बीएससी में नहीं मिलता है। किस में नहीं मिलता है? बीएससी में नहीं मिलता है। और स्टैंडर्ड डिडक्शन बीएससी में कितना है? 75। नॉर्मल में कितना है? 15,000। याद रहेगा क्या? लिखो ना प्लीज। रेड पेन से लास्ट पॉइंट है, नया रोमन नंबर देना, रोमन नंबर देना। डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 लिखा है, उसमें पॉइंट नंबर 1 प्रोफेशनल टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, उसमें 2 एरो। फर्स्ट एरो पे if 115 BSc is opted, if 115 BSc is opted, then no deduction, then no deduction, no deduction. And point number 2, second arrow पे, if opts out of 115 BSc, if opts out of 115 BSc, then बोलना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 1, if paid by employee, if paid by employee, paid by employee डैश करके लिखो, डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। सेकेंड पॉइंट, पेड बाय एम्प्लॉयर, पेड बाय एम्प्लॉयर, उसमें पॉइंट नंबर 1 फर्स्ट इफेक्ट लिखो ना, फर्स्ट इफेक्ट ऐड टू सैलरी, ऐड टू सैलरी। सेकेंड इफेक्ट, डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। समझ रहा है क्या? पॉइंट नंबर 2 क्या लिखोगे? स्टैंडर्ड डिडक्शन। पॉइंट नंबर 2 स्टैंडर्ड डिडक्शन, 2 लाइन में आ जाएगा। पॉइंट नंबर 2 स्टैंडर्ड डिडक्शन, उसमें पॉइंट नंबर 1, स्टैंडर्ड डिडक्शन में पॉइंट नंबर 1 कितना आ जाएगा आराम से। पॉइंट नंबर 2 स्टैंडर्ड डिडक्शन, उसमें पॉइंट नंबर 1, if 115 BSc is opted, if 115 BSc is opted, then maximum 75,000, then maximum 75,000। second point क्या? if opts out, if opts out, then maximum कितना? 50,000, then maximum 50,000। समझता है क्या कुछ? Yes. बराबर है। और एंटरटेनमेंट अलावेंसेस तो अपन ने उधर पढ़ लिया है, किधर?
वो अलावेंसेस जाओ ना, अलावेंसेस के चार्ट में जाओ। ही में ई लिखा था एंटरटेनमेंट अलावेंसेस, ही में ई लिखा था एंटरटेनमेंट अलावेंसेस, उधर स्टार बना के नीचे इतना सा लिखना है, देखो ना, नो डिडक्शन ऑफ एंटरटेनमेंट अलावेंसेस इफ 115 BAC इज ऑप्टेड, बस इतना सा लिखना है, या तो उसके नीचे या तो पेज के टॉप पे, एनीथिंग इज फाइन, स्टार बना के लिखो। हाँ, उधर अभी जहाँ पे लास्ट में लिखा, जो अपन लिख रहे थे ना अभी लास्ट पेज, उधर लिखना है, उधर भी लिख सकते हो। जो अभी अपन ने प्रोफेशनल टैक्स लिखा 75-50 लिखा, उसके बाद जगह तो उधर भी लिख सकते हो, वहां पे लिखो रेड पेन से, नो डिडक्शन ऑफ एंटरटेनमेंट अलावेंसेस इज अलाउड, नो डिडक्शन ऑफ एंटरटेनमेंट अलावेंसेस इज अलाउड if 115 BAC, if 115 BAC is opted, सही है, बराबर है। Yes. और कुछ बाकी नहीं, चैप्टर अपना पूरा कंप्लीट होता है। एक लास्ट 26 सम बहुत अच्छा है, नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले वही कराऊंगा, बट प्लीज़ घर से ट्राई करके आना। क्या? हाँ, वो कराऊंगा, वॉलंटियर और रिट्रेंचमेंट दोनों कराऊंगा, बराबर है। लास्ट सम प्लीज़ कुछ भी करके कल के पहले करके आना। मैं फर्स्ट, कल मतलब परसों के पहले फर्स्ट लेक्चर में वो ही कराऊंगा पहले। हाँ 26 कैसे भी करो चलेगा, मेरे हिसाब से आना चाहिए, अभी पूरा चैप्टर हो गया तो। नेक्स्ट लेक्चर में विदाउट फेल क्या लाना है तुम लोग को? मॉड्यूल लेके आना है, पेज नंबर 6.15 पे। कौन सा सम होमवर्क दिया था? 5th में डाउट है तो वो करा रहा हूँ एक बार। हाँ 1 ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन जो डाउट है वो करा रहा हूँ, पहले देख लो। A owns a property at Vadodara, municipal value 164, fair 216, standard rent 180. House is let out up to 31st Jan 25 on a monthly rent of 14,000. From Feb 1 the house is self-occupied for own residence. तो याद होएगा, तो पार्टली SOP है, पार्टली LOP है, तो पूरा LOP मानने का। पार्ट ऑफ द हाउस या पार्ट ऑफ द ईयर? तो गांव माइनस म्युनिसिपल टैक्स विल गिव मी नाउ लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% और इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। अरे बराबर है। प्लीज अंडरस्टैंड, ये LOP SOP नहीं मानने का है, पूरा साल LOP मानने का है। म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट whichever is higher, standard rent, expected rent, actual rent, higher, lower, higher। actual rent कैसे निकालोगे? annual rent minus unrealized rent minus loss due to vacancy। सही है कि नहीं यार? Yes. अच्छा, मेरे को लगा म्युनिसिपल वैल्यू 164 है, पूरा साल ही है ना? पूरा साल DLOP लेना है, SOP मानना ही नहीं है। और यहाँ पे फेयर रेंट दिया है 216, हायर आ गया 216, फेयर रेंट दिया है, स्टैंडर्ड रेंट दिया है 180, लोअर आ गया 180। कितने लोगों ने किया और इसको 10 मंथ से किया? पार्ट ऑफ द ईयर SOP, पार्ट ऑफ द ईयर LOP, फुल ईयर LOP मानना है, बोला LOP ही है, बराबर है। आगे मेरे को क्या बोला है? रेंट इज 14,000 जनवरी तक, तो 14,000 इंटू 10 मंथ्स ना। अरे बोलो कितना होता है? 1,40,000 एंड 0 फॉर 2 मंथ्स। क्या बोला है? हाउस इज लेट आउट अप टू जनवरी 31 ऑन मंथली रेंट ऑफ 14, फ्रॉम Feb 1 हाउस इज सेल्फ ऑक्यूपाइड। तो 12 महीने का रेंट निकालना है, तो पहले 10 महीने के लिए घर भाड़े पे दिया था एट द रेंट ऑफ 14,000, और लास्ट के 2 महीना घर खाली था या मैं सेल्फ ऑक्यूपाइड था? मतलब मैं रह रहा हूं, बट 2 महीने में अगर मैं रह रहा हूं तो भाड़ा 0 आएगा 2 महीने का। तो पहले 10 महीने का भाड़ा 14,000, बाद में 2 महीने का भाड़ा 0, तो मतलब पूरे 12 महीने में 1,40,000 मिला। पूरे 12 महीने में 1,40,000। एक्सपेंसेस इंकर्ड
म्युनिसिपल टैक्स अपन एलओपी ले रहे तो पूरा म्युनिसिपल टैक्स माइनस होएगा। एक्चुअली पेड, रिपेयर्स इग्नोर, इंश्योरेंस इग्नोर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरो, डेट ऑफ बोरोइंग इज 96। बेटा डेट ऑफ बोरोइंग इज 96 मतलब 1 लाख कितना लू 23 पूरा, बिकॉज ये एलओपी है। एसओपी होता 99 के पहले होता तो 30 लेते, एसओपी है एलओपी है, एलओपी इसके लिए अपन पूरा 123 एज इट इज लेंगे। बोलो यस और नो। अच्छा अनरियलाइज रेंट दिया है नहीं, वैकेंसी है नहीं, सो 1,40,000 अपना एक्चुअल रेंट है। प्लीज कमेंट। ऊपर वाला 180 12 महीने का है और 140 10 महीने का है या दोनों 12 महीने का है, सोच के बोलो। दोनों 12 महीने का है। इसमें 2 महीना खाली था मतलब 12 महीने का ही है ना यार। खाली होता तो वैकेंसी लेते, खाली था या मैं रहने गया तो वो 12 महीने का ही है, बट लास्ट 2 महीने का रेंट 0 है। तो यहाँ पे विच एवर इज हायर इज 1 लाख। सो प्लीज रिमेंबर एंड प्लीज ऑलवेज डू रिमेंबर, जिंदगी में वो डिवाइड करने का जो कॉन्सेप्ट है वो वैकेंसी है तो ही आएगा, नहीं तो कभी नहीं आएगा। तो 174 30%, 200 बैलेंस। बोलो किसी ने किया और राइट है, सेम मेथड से आया। किसी ने किया रॉन्ग है और नहीं समझा है, नहीं समझा है, क्लियर है। लास्ट में बोला है डज इट मेक एनी डिफरेंट इफ द प्रॉपर्टी इज लेट आउट फॉर 19,000 पर मंथ। अरे बराबर है। सो ये तो 180 का 180 रहेगा, ये 190 हो जाएगा ना, 19,000 इंटू 10 महीना, तो हायर क्या हो गया 190, बस और कुछ डिफरेंस नहीं है। ये 190 हो गया, म्युनिसिपल टैक्स 6 का 6 ही है, ये 184 हो जाएगा, ये 55 200, ये 123 है, कितना क्लियर है। सिर्फ मिस्टेक यहाँ पे होता है, ये 30 ले लेते लोग, वो 99 के पहले देख के, बट एलओपी है तो इसको पूरा लेना है, बराबर है। सिंस एलओपी लिख दो, एलओपी में देयर इज नो लिमिट, बराबर है। और बाकी वैकेंसी होएगा तो डिवाइड करेंगे, वैकेंसी नहीं तो जो है वो पूरा लेंगे। समझे? क्वेश्चन नंबर 1 का ओरली सॉल्यूशन बता रहा हूं। क्वेश्चन 1, दोनों का म्युनिसिपल वैल्यू सेम है, फेयर रेंट सेम है, स्टैंडर्ड रेंट सेम है, मिला। एक्सपेक्टेड रेंट बेटा, एक्सपेक्टेड रेंट दोनों का सेम आएगा 110। एक्सपेक्टेड रेंट दोनों का सेम आएगा 110। एक्चुअल रेंट बाजू वाले का अगर देखोगे, वैकेंसी नहीं है, अनरियलाइज रेंट नहीं है, कुछ नहीं है, तो 126 आ जाएगा। तो इस बंदे का GAV आ गया 126। अच्छा, इस पहले वाले का 126 है, माइनस अनरियलाइज रेंट है 10,500, माइनस वैकेंसी है 10,500, तो आ रहा है आंसर 1,05,000, बट 11 महीने का। दिस इज 1,05,000। तो ये 12 मंथ्स है और ये 11 मंथ्स है, तो 1,05,000 ही हायर आएगा पर मंथ में, बराबर ना। 9,545 और वो 9,000 कुछ आएगा। यस और नो यार? तो ये वाला तो राइट जाना चाहिए मेरे हिसाब से। म्युनिसिपल टैक्स नीचे दिया हुआ है, पेड बाय एक्स एंड वाई दिया है, पेड एंड एक्स एंड वाई आफ्टर मार्च दिया है, पेड बाय टेनेंट दिया है, तो सिर्फ आएगा 17,000 और 8,000। क्यों? पेड ड्यूरिंग द ईयर होना चाहिए, तो सेकेंड वाला तो आफ्टर मार्च है और लास्ट वाला टेनेंट है, तो पेड बाय ओनर एंड पेड ड्यूरिंग द ईयर होना चाहिए, इसके लिए से वो माइनस होएगा। सो NAV कितना 88,000 एंड 1,18,000, माइनस 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन में जाएगा, 26,400, 35,400। अरे बराबर है। माइनस इंटरेस्ट है क्या? नहीं, तो आंसर क्या आएगा? 61,600, 82,600। बोलो, राइट है। 1,5 बोला था और क्या बोला था? 14 and 15। 14 तो ठीक है, 15 तो ओरली है, फटाफट बोलो। A हैज अ प्रॉपर्टी हुज म्युनिसिपल वैल्यू इज 130, फेयर रेंट इज 110, हायर 130 आ गया, स्टैंडर्ड रेंट इज 120, तो लोअर आ गया 120। अरे बराबर है। पर मंथ 11,000 है, स्टैंडर्ड अनरियलाइज रेंट 11 दिया है,
वैकेंसी नहीं दिया हुआ है, अरे बोलो यार। सो 11,132 पूरा आएगा, माइनस 11 करोगे तो 121 आएगा। 121, 120 हायर इज 121, GAV इज 121। जिन लोग ने नहीं किया है प्लीज सॉल्यूशन लिख दो। GAV 121 आया, माइनस म्युनिसिपल टैक्स आएगा 13,000। 121 माइनस 31, 13 ना, तो 1,08,000 आ गया। माइनस 30% करोगे और 40,000 का इंटरेस्ट है, अरे बोलो यार। 35,600 इज योर राइट आंसर। 35,600 बराबर है। वो फोर्थ वाला तो ठीक है, वो करिए आएगा। 14th वाला ठीक है। तो कौन सा होमवर्क दे दिया मैंने? 1 2 3 4 5 कर दिया होमवर्क में। 6 तो सेम अपन ने क्लास में किया है, 7 में करा दूंगा। बस अभी नहीं दे रहा हूँ बिकॉज सैलरी का एक सम दिया है। कौन सा वाला? 26। तो सैलरी का करो, फिर बाद में इस पे आ जाएंगे। That's it for the day.